हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों को पता है, आप सभी का परीक्षा का सेशन चल रहा है और इस घड़ी में भी आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसको लेकर के हम लोग काफ़ी तत्पर हैं। और इस घड़ी में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और उसकी कार्यनीति। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है उसको कहते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी, या ये कहें आर्थिक जंतु विज्ञान। ठीक है, इस जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने का उद्देश्य है कि किस तरह से पढ़ा लिखा युवा अगर जॉब नहीं मिलता, रोजगार अपना रोजगार कैसे कर सकता है और अपने रोजगार को करने के लिए उसे क्या क्या करना होता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अलग अलग पशुओं को पालना और उन्हें आर्थिक रूप से प्रयोग में लाना, बेचना और उसके प्रॉफिट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पशुपालन के अंतर्गत कई तरह की चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको 4 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आप पशुपालन करने जा रहे हैं तो आपको निम्नलिखित 4 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात का ध्यान देंगे। खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन बोले तो फूड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य क्या होगा, खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन। इसको पढ़ने का उद्देश्य हमारा यह है कि इस वर्तमान समय में लगातार जनसंख्याएं बढ़ते जा रही हैं और कृषि भूमि में कमी आती जा रही है। उस कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड में हम इतने जनसंख्याओं का भरण पोषण कैसे करेंगे, आखिर किस प्रक्रिया द्वारा हम इन तमाम जनसंख्याओं का खाने पीने का व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें खाद्य उत्पादन एक अच्छा प्रोसेस होगा, एक अच्छी प्रक्रिया होगी, एक अच्छा बिजनेस होगा जो हमारे युवा डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है 4 बातों का फूड प्रोडक्शन के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका पालन करना अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उनके नस्ल का, जानवरों में बीमारी का रख रखाव, और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विक्रेता बाजार। भाई, आप मान लीजिए आपने गाय भैंस जो भी पालन किया, तो मान लीजिए आपने एक गाय पालन किया और वह 2 लीटर दूध देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका वह आर्थिक स्थिति मजबूत होगा? और अगर आपके पालतू जानवर में कोई बीमारी आ जाए और आपको पता ना हो कि वो बीमार है, तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। रख रखाव, जानवरों को कैसे रखना है, मौसम क्या है और किस मौसम में उसको किस तरह के वातावरण चाहिए, इनका भी आवश्यक है। साफ सफाई आदि का ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए आपने पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको बेचना कहाँ है, किस बाजार में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिलेंगे, तो भी आपको घाटा होगा। इस कड़ी में हमने पिछले क्लास में ऑफलाइन क्लास में भी हमने कुछ चीज़ों पर डिस्कस की थी। हमने बात की थी कि कैसे किसी पशुओं को पालने पर अच्छी नस्ल की प्रजातियाँ कैसे मिलती है। तो इसमें हम पहली बात धीरे धीरे करके चलने वाले हैं। एक छोटा चैप्टर है और इसमें पढ़ना है। देखिए, जब भी आप किसी पालतू पशुओं को पालते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पशुओं के भोजन, आवास और प्रजनन का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पशुपालन कहा जाएगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पालतू पशुओं के भोजन, आवास और प्रजनन का अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, पशुपालन। पशुपालन को और क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाएगा। पशुपालन को और किस नाम से जाना जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाएगा। जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो कई चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और पहली चीज़ ये समझिएगा कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कौन था, कुत्ता था। और पहले कुत्ता को लोग पालते थे, इसका रीजन क्या था बाबू, जो लोग कुत्ते को पालते थे तो पहले जो आदि मानव युग में थे
तो बड़े बड़े जानवरों से उनका अटैक होता था। तो जब वो कहीं सोए हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़े जानवर उन पर हमला कर देते थे। तो उन जानवरों से सुरक्षा के उनके पास किसी प्रकार के उपकरण या साधन नहीं होते थे। क्या कह रहा है कि जब पहले के लोग, आदि मानव लोग के पास हथियार नहीं होता था, और वो क्या करते थे कि किसी विशेष स्थान पर बैठे रहते थे या सोए रहते थे। ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर किसी जानवरों का अटैक होता था तो बहुत सारे उनके अपने लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो उन जानवरों के अटैक से बचने के लिए इन लोगों ने किसको पाला? कुत्ता को, ताकि ये जैसे कोई बड़ा जानवर आए तो उसे कुत्ता आसानी से देख के भौंकने लगा और ये सभी के सभी क्या हो जाए, चौकन्ने हो जाए और उससे बच जाए। लेकिन वर्तमान समय में जो हम पशुपालन करते हैं वो हम कुछ इसी उद्देश्य से करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम पशुपालन में गाय पालते हैं। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर, मुर्गा, कई तरह की चीजों को पालते हैं। और हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा पशुपालन के लिए किया जाता है, सबसे पहले दुधारू पशुओं के लिए किया जाता है। दुधारू पशुओं में क्या आता है? गाय, भैंस, बकरी, है ना, ठीक है। बोझ ढोने के लिए किया जाता है बैल, भैंसा, घोड़ा और खच्चर का प्रयोग करते हैं। सामान्य उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे चावल के लिए, घर के चमड़े के लिए, घर के सुरक्षा के लिए, उनके खालों के लिए कुत्ता बिल्ली अगर को भी कई जगह पे पाला जाता है। अब आगे चलते बाबू, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा क्या? मछली पालन। आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बोला था कि सबसे पहले हमें पढ़ना है मछली पालन। समझिए मछली पालन क्या है। मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं। और आज के डेट में मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है, एक अच्छा रोजगार है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्तियों के भोजन उपलब्धता वो पूर्ण करता है। तो जैसे मछली पालन की बात कर रहे हैं, मछली पालन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मछली पालन का उद्देश्य क्या है? सब्जियों के कमी को पूर्ण करना और उसके अंतर्गत जो है आर्थिक महत्व को देना। तो जब बात कर रहे हैं मछली पालन की, तो क्या कर रहे हैं? मछली पालन के अंतर्गत क्या करते हैं? कई तरह की पालन होती है जिसकी बात करेंगे। अगर भारत की बात करेंगे तो देखिए पीसी कल्चर की बात कर रहे हैं, मछली पालन। और इसका एक और चीज़ें हमने बताया था कि जो मछली है यह कार्डेटा संघ की जानवर है, पक्षी प्राणी है, और इस पृथ्वी पर आने वाली यह प्रथम आरबीसी वाली और रीढ़ की हड्डी वाली जीव मानी जाती है। तो मछली पालन में भारत जो है विश्व के 7वें स्थान पर है। मछली के खाने में हम लोग जितना मछली प्रयोग करते हैं, दुनिया में जितनी मछलियां प्रयोग होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग भारत में 7वें स्थान पर होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मछलियों का जो मारने का प्रक्रिया है और जो उनका पोषण की प्रक्रिया है वो चाइना में होता है। मछली सबसे ज़्यादा खाई जाती है चाइना में, और उत्पादन हमारे यहाँ विश्व में सबसे अधिक होता है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर भारत। तो मछली सबसे ज़्यादा उत्पादित हम करते हैं और उसका प्रयोग हम 7वें स्थान पर सबसे अधिक करते हैं। तो हम अपने मछलियों को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, बेचते हैं दूसरे देशों के अंतर्गत। अब मछली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या होती है? इसमें प्रोटीन होता है और इसमें आसानी से पचने वाले, पौष्टिक आसानी से पचने वाले होते हैं। इसीलिए जब आप बीमार होते हैं, कोई प्रक्रिया आती है, कोई दिक्कत आती है, तो डॉक्टर मुर्गा या मटन से ज़्यादा किसको प्रेफर करता है? मछलियों को, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होती है वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होती है और आपके बॉडी द्वारा जल्दी पचा ली जाती है। ठीक है बाबू। अब देखिए, जो मछलियाँ होती है 2 प्रकार की होती है। या तो वो मीठे जल में पाई जाएगी जिसे अलवणीय जल कहेंगे, या तो खारे जल में पाई जाएगी जिसको समुद्री मछलियाँ कहते हैं। याद रहेगा याद तक। या तो मीठे जल में, जैसे हमारे आसपास में तालाब, पोखरा वगैरह में जो मछलियाँ हैं उसे मीठे जल की मछलियाँ कहेंगे, और जो मछलियाँ समुद्र से लाई जाएंगी उसे खारे जल की मछलियाँ कहेंगे। ठीक है, यही बात कर रहे हैं। लवणीय मछली के पालन को मीठा जल मत्स्य पालन कहा जाता है। ठीक है। एक्वीकल्चर में जलीय प्राणियों के साथ पशु प्रवर्धन भी किया जाता है। एक्वीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन के साथ साथ
एग्रीकल्चर भी किया जाता है, कृषि भी किया जाता है। जैसे आप नीचे मछलियों को रख दिया, ऊपर सिंघाड़ा वगैरह पोनिक जो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो नीचे मछलियाँ, ऊपर जो भी पानी में फल होते हैं उनको आप पालन कर सकते हैं एग्रीकल्चर करते हुए। समुद्री मछलियों का पालन जो होता है मुख्यतः समुद्र तट तथा ईश्वरी में मछली पकड़ी जाती है। मतलब जहाँ नदियाँ मिलती है ना, ईश्वरी बोला जाता है। जहाँ नदियाँ जाकर के मिलती हैं, छिछला भाग हो जाता है, नदियाँ जहाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मछलियों का दो तरह का प्रजनन होता है, एक तो प्राकृतिक प्रजनन और दूसरा उत्प्रेरित प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन में मछलियां अपने आप बच्चे या अंडे को जन्म देती हैं, जबकि उत्प्रेरित प्रजनन में मछलियों को अंडे देने के लिए हार्मोनल प्रयोग किया जाता है। ऐसे मेडिसिन को पानी में डाला जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अंडा दे दे। ठीक है, निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। जब अंडा छोड़ती है मछलियाँ उसको बीज कहा जाता है। जैसे ही मछलियाँ निषेचित अंडे को छोड़ती हैं उससे फ्राई प्राप्त होती है, छोटी सी मछलियों का दाना, मछलियों का बच्चा फ्राई प्राप्त होता है जो बाद में मछलियों में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर? अब देखिए मछलियों में जो होता है विटामिन ए डी युक्त तेल होता है और इसमें फैट भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मछली पालन करके अपना इनकम कर सकते हैं। आज के डेट में मछली पालन बड़ा अच्छा व्यापार है, लेकिन उसको समझना होगा कि किस मछली को कहाँ पालना है। अब देखिए कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो सिर्फ ताजे पानी में पाली जाती हैं, आपके यहाँ मिलेगी सिर्फ ताजे पानी में पाली जाने वाली मछलियों का नाम क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, कतला आप लोग खाते होंगे, रोहू, रोहू का वैज्ञानिक नाम भी होता है लेबिया रोहिला या लेबिया रोहिता। अगर आप रोहू खाने के इच्छुक हैं या रोहू आपको ज़्यादा पसंद है, टेस्टी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से कौन सी मछली पसंद है। मांगुर बहुत ही विनाशकारी मछली है, इसे अब क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। कारण इसमें क्या पाया जाता था? सीसा की मात्रा पाई जाती थी और जिसकी वजह से क्या हो सकता था? कैंसर। कोई दिक्कत होगा? उसमें क्या है? मिस्टर सिंघाड़ा छोटी सी मछली होती है और मालिन वगैरह। इसके साथ साथ प्यासी, बरारी हमारे यहाँ पाई जाती है, बिकट, विकेट भी जिसको बोलते हैं, रूपचंदा और भी मछलियाँ हैं हमारे यहाँ। जैसे हमने क्या बात की, जैसे हमारे यहाँ और भी मछलियाँ जो हैं वो पाली जाती हैं, जैसे विकेट, प्यासी, रूपचंदा, ऐसी कई मछलियाँ हमारे यहाँ पाली जाती है। जो आपको अच्छी लगती है उसके लिए कमेंट करिएगा। कुछ मछलियाँ जो है समुद्री होती है, जिन्हें बंगाल, तमिलनाडु, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है लेक्चर 2 में, जहां हम लोग पशुपालन के विषय में पढ़ रहे थे। और आज जो पशुपालन का अगला पॉइंट है उसमें हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? पोल्ट्री फार्म या मुर्गी पालन के विषय में। आज पशुपालन का ये लेक्चर 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे पशुपालन को पढ़ जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 9 में 4 पॉइंट पढ़ने हैं। 4 पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हैं। चैप्टर 9 में आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? चैप्टर 9 क्या है? वृद्धि के कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के क्या क्या कार्यनीति है, इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है उसको समझिएगा। इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना हुआ है
पशुपालन। इसके बाद पढ़ना है पादप प्लस जंतु प्रजनन। इसके बाद पढ़ना है उत्तक संवर्धन। और जो चौथा पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है एकल प्रोटीन। जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक पढ़ा था दुधारू पशुओं का उत्पादन के विषय में जानकारी ली थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को पालित करेंगे। अब पशुपालन का उद्देश्य क्या होगा आपका? 3 चीजों पे फोकस करेंगे। वाला किसके लिए? भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, और क्या होगा? सुरक्षा के लिए। बाबू जहां तक आपकी बात करेंगे, हम लोग पशुपालन को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप प्लस जंतु का प्रजनन। कैसे एक नए पौधे को उत्पन्न किया जाए, कैसे नए जीवों को उत्पन्न किया जाए जिससे हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो तथा जंतुओं को बीमारी ना हो। इस क्रम में हमने पहली कड़ी में पढ़ा था दूध उत्पादन के विषय में जानकारी ली थी, और दूसरी कड़ी जो है उसके अंतर्गत हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने मत्स्य पालन के विषय में पढ़ा था, और अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चीजें है, उसमें हम लोग मुर्गी पालन को पढ़ने वाले हैं। मुर्गी पालन जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, पोल्ट्री फार्म बोला जाता है उसको। मुर्गी पालन के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या पालने वाले हैं? देखिए, मुर्गी पालन के अंतर्गत हम लोग जो मुर्गा, प्रेजेंट, बत्तख, टर्की का पालन करते हैं। मुर्गे की भारतीय किस्में असील है, बसरा है, बैगस है, ब्रह्मा और कांत है। इनके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पालन करके अंडे को प्राप्त करते हैं। मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है? अंडा प्लस क्या प्राप्त करना? मांस। तो जब मांस को प्राप्त करना हो तब तो अंडे के लिए ब्रह्मा, बैगस काफी प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपको मांस प्राप्त करना हो, अंडे के लिए जो है, अंडे के लिए ब्रह्मा और बैगस, अगर मांस प्राप्त करना हो तो ब्रायर लव जो मुर्गा होता है, व्हाइट वाला जो मुर्गा होता है, वो मांस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। वही बात कहा जा रहा है कि मुर्गी पालन का उद्देश्य हमारे यहाँ अंडे उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत प्रथम 6 अंडा उत्पादक देशों में सबसे प्रथम स्थान है। अगर भारत की राज करेंगे तो कौन सा राज्य सबसे पहले है? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है वो अंडा उत्पादन प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे अधिक अंडे का उत्पादन करने का श्रेय जाता है, इसीलिए इसे अंडे की टोकरी कहा जाता है। अब बात करते हैं मुर्गियों की। तो मुर्गी पालन के अंतर्गत जब आप करते हैं तो पालन में आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पता होना चाहिए रख रखाव, दूसरा पता होना चाहिए नस्ल, तीसरा पता होना चाहिए बीमारी, और चौथा आपको क्या पता होना चाहिए? विशेषता। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो मुर्गियों के रखरखाव में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और मुर्गियाँ जो होती है गंदगी में जल्दी नहीं पड़ती। दूसरा ये, इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसीलिए इनको अच्छे से व्यवस्थाएं देनी होंगी। ठंडे में अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और ठंड में अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मुर्गियों की मृत्यु हो सकती है। नस्ल में हमने कहा कि अगर आप मांस के लिए कर रहे हैं तो ब्रायलर जो मुर्गा है उसका उत्पादन करेंगे, और ये किसके लिए? मांस के लिए कर सकते हैं। और अगर अंडा के लिए कर रहे हैं, अंडा के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आप ब्रह्मा नस्ल की मुर्गी को भी पालित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीमारी।
बीमारियों में स्वाइन फ्लू, H1N5 या इन्फ्लुएंजा ए जैसी वायरस मुर्गियों को नष्ट कर देते हैं। मुर्गियों में सबसे फेमस बीमारी जो है वो है रानीखेत। मुर्गियों में चेचक भी होता है, मुर्गियों को चेचक बीमारी होती है जिसमें मुर्गियों की त्वचा जो होती है वो लाल लाल हो जाती है और मृत्यु जल्दी हो जाती है, पंख झड़ने लगते हैं। रानीखेत मुर्गी जब होती है तो मुर्गी ऐसे करने लगती है मुर्गियाँ, और मुर्गियों के गले में जो होती है समस्या आ जाती है, इसके बाद मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अतिसार भी मुर्गियों में काफ़ी है, ठीक है, जो है फ्लोर कॉलरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मुर्गी पालन करते समय इन चीज़ों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होता है। और बाबू इसके बाद हमारा जो है आपकी किताब में, आपके NCERT में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वो ये है उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन और एकल प्रोटीन। इसमें अलग अलग पौधे को मिला करके एक नए पौधे को बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य अलग होगा, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगली बारी हमारी है मधुमक्खी पालन की। सब जो मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या, मधुमक्खी पालन को हम लोग एक भाषा में क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एपीकल्चर। और एपीकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों के रख रखाव, उनके पालन के विषय में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या प्राप्त करना है, शहद प्राप्त करना है, जो आधुनिक तौर पे शर्करा के रूप में, चीनी के जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसका फायदा ये है कि इससे बीमारियां नहीं होती, मधुमेह जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं, मोम जो है, मोम ये दूसरा उत्पादक है जिससे मधुमक्खी पालन के अंतर्गत हम इसे उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो किस मौसम में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में आप पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आप छत पर भी मधुमक्खियों का छत्ता लगा सकते हैं, बॉक्स लगा सकते हैं, आप खेतों में भी रख सकते हैं। उस समय करना है जब जो आपके आसपास के पेड़ पौधे जिसमें फूल लगे हो, ताकि इन्हें आसानी से शहद प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो। अब अगर बात करें मधुमक्खियों की, तो भारत में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियाँ सबसे फेमस है। इसमें सबसे फेमस जो बात करते हैं वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, इसके बाद करते हैं फ्लोरिया, और इसके बाद करते हैं एपिस डायरेसेटा और एपिस मेलास्टा। सबसे फेमस जो है हमारा कौन सा है, एपिस इंडिका, जो भारत में पाया जाता है। और मधुमक्खियों में एक चीज़ें कॉमन होती है, मधुमक्खियों में एक चीज़ें कॉमन क्या होती है, जो मधुमक्खी की फीमेल होती है उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32। मतलब ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणिक। और जो मेल होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16। इसका मतलब मेल जो होता है अगुणिक होता है, और जो मादा होती है वो कैसी होती है, द्विगुणिक। तो यदि मादा उत्पन्न करती है तो 16 क्रोमोसोम, जैसा कि हमने पढ़ाया था। और अगर ये मिल जाता है तो 32 क्रोमोसोम फिर से कौन जन्म लेगा, मेल। और नहीं मिलता है तो 16 क्या जन्म लेगा, नर। तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन के लिए कुछ विशेष चीज़ों को देखना होता है। देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए मधुमक्खी के छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ वर्कर मधुमक्खी होते हैं, कार्य करने वाले मधुमक्खी, क्रमिक मधुमक्खी जिसे कहते हैं, और कुछ मधुमक्खी जो होते हैं ड्रोन होते हैं। ड्रोन का मतलब यहाँ पे एक बात समझिएगा, नर मधुमक्खी। ड्रोन का मतलब कैसा मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खियों का काम क्या होता है, मादा मधुमक्खी का जो लार्वा है उसको पोषित कर देना, ठीक है। अब इनका कार्य विभाजन होता है। कार्य विभाजन कैसे होता है, रानी मधुमक्खी सिर्फ और सिर्फ क्या देती है, अंडे देती है, और उस अंडे का देखरेख करना, छत्ते की साफ सफाई करना, भोजन उपलब्ध कराना, ये सारा काम होता है श्रमिकों का, ठीक है। इसके बाद ड्रोन का कार्य सिर्फ क्या होता है, अंडे को निषेचित करना। ड्रोन का काम सिर्फ क्या होता है, अंडे को निषेचित करना। निषेचित अंडे को, जैसे ही अंडे का निषेचन होता है, ड्रोन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रानी मधुमक्खी कई वर्षों तक जीवित रहती है, रानी मधुमक्खी कई वर्षों तक जीवित रहती है, लेकिन मादा जो नर मधुमक्खी है उसकी मृत्यु हो जाती है 1-2 महीने। और क्रमिक मधुमक्खी जो है वो भी 2-3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब मधुमक्खियाँ जो होती है वो कॉलोनी में होती है, और मधुमक्खियों में जो होता है, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है, एक कॉलोनी में एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है, और ये रॉयल जेली चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको अपना पोषण के रूप में प्रयोग करती है। अब क्या समझेंगे, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो द्विगुणित तो होती है लेकिन बंध मादा होती है, स्टेराइल, बंध मादा, मतलब वो जनन नहीं कर सकती, वे नए बच्चे को जन्म
नहीं देती है। और ड्रोन क्या होता है, अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होता है। क्या बताया था कि अगर निषेचन होगा तो मादा बनेगी और निषेचन नहीं होगा तो नर बनेगा। तो नर हमेशा अनिषेक जनन द्वारा, पूछेगा अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला जीव तो आपका आंसर होगा मधुमक्खी। और पौधों में पूछता है तो आपका उत्तर होना चाहिए केला। अब ये कैसे होते हैं, अगुणिक, इनमें क्रोमोसोम कितना होता है बाबू, पहले ही बताएं 16, इसलिए अगुणिक होंगे। ठीक है, अब इन सभी में श्रमिक मधुमक्खियों में क्या होता है, स्टिंग व मोम ग्रंथि होता है, जहाँ से मोम निकलता है, रैक्स। लेकिन नर में ये सब कोई भी चीजें पाई नहीं जाती है। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं अगर मधुमक्खियों के विषय में, तो हम क्या देखेंगे कि जो शहद होता है उसका पीएच मान जो होता है 3 से 4 होता है। शहद उसका पीएच मान 3 से 4 होता है। तो इस प्रकार शहद क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है और उसमें सुक्रोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। पहले भी बोले कि चीनी के रूप में प्रयोग किया जाता है सुक्रोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया और सुक्रोज भी हो गया। 12 से 36 होता है सुक्रोज लगभग। तो इस तरह से इनमें जो होता है मात्रा अधिक होता है, जो ग्लूकोज के रूप में मीठे पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन भी होता है और खनिज भी होता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है खाने में, आपको जल्दी पचेगा और आप में बीमारियों से बचे रखने का कार्य करेगा। पहले के लोग, आदि मानव लोग, जब चीनी प्रयोग नहीं होता था उस समय ये लोग मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों का लेकर जो मध है उसको प्रयोग करते थे और ये काफ़ी हेल्दी और सुरक्षात्मक होते थे। इसके बाद अगर बात करते हैं मधुमक्खियों का नाच जो होता है, भागते भन 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 भागते, वो सूचना प्रसार करते हैं, मतलब एक दूसरे से बात विचार करती है। क्या इतना हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाख बहुत फेमस है। लाख बहुत फेमस है। ठीक है, लाख जो है चिपचिपा रेसिन है, चिपचिपा रेसिन है जो टेकरिया लक्का नाम की है, लाख कीट से प्राप्त होता है। ये याद कर लीजिएगा, टेकरिया लक्का नाम के कीट से प्राप्त होता है। ये कहाँ मिलते हैं, बबूल के पेड़ पर, बैर के पेड़ पर, पलास, पीपल, गुलर, शीशम या साल आदि वृक्ष पर ये रहते हैं। चिपके हुए इतने बड़े से उजले होते हैं ना, बैर पे रहता है, इतना बड़ा सा इसे लगा रहता है उजला, इतना बड़ा सा, तो वही है, उसी का नाम क्या है, टेकरिया लक्का। और उसके देखोगे बार टाइप का होता है, ऐसे फेंकोगे ना तो वो खड़ा हो जाता है, और उस देखोगे पूरे के पूरे जाल टाइप का बनाता है वो। क्या है ये, लाख एक प्रकार की क्या परजीवी है। पलाश और बैर के पादप पर से प्राप्त लाख को कुसमी लाख कहा जाता है। भी यही है, कौन सा लाख कहते हैं बाबू, कुसमी लाख कहते हैं। किससे प्राप्त होगा, अगर बैर या पलाश के पौधे से प्राप्त होगा तो उसको कुसमी लाख कहा जाएगा। और यदि ये देखा जाए, लाख कीट के शरीर से स्रावित होता है, जिसमें कितना परसेंट, 68 से 90% क्या होता है, रेजिन होता है, डाई होता है, और 5 से 10% मोम होता है। इसमें एल्बुमिनस नाम का क्या है, एक प्रकार का ये प्रोटीन है बबुआ, एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्राप्त होता है। भारत में लाख उत्पादन में बिहार, अपना बिहार जहाँ हम रहते थे, कम से कम जहाँ आज वर्तमान में हम रह रहे हैं, कम से कम कहीं भी तो टॉप पे है। और वो सबसे ज़्यादा टॉप पे किसमें है, लाख उत्पादन में। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, इसके बाद पश्चिम बंगाल, और चौथे स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र है। भारत संसार के कुल लाख उत्पादन का लगभग 75%, मतलब लाख उत्पादन में भारत भी प्रथम स्थान पर है, और भारत में जो प्रथम स्थान पर है उसका नाम बिहार है। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर रहेगा, क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे लाख का प्रयोग क्या क्या करते हैं। रेशम का धागा बनाने में करते हैं, छपाई उद्योग में भी होता है लाख का प्रयोग, प्रिंटिंग उद्योग में, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड तथा बिजली का सामान बनाने में किया जाता है, विद्युत धारा, विलवाह पदार्थ या वाशिंग पॉलिश में किया जाता है, कई चीजों को सील करने में भी लाख का प्रयोग किया जाता है, काफी फेमस है। सन 1925 में रांची में नामकुम में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान BBI है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, रांची में। कब हुई, सन 1925 में, जब झारखंड बटा हुआ नहीं था तो रांची बिहार में हुआ करता था, पूरा झारखंड बिहार में हुआ करता था, और उस समय ये जो है रांची बिहार का एक अच्छा शहर माना जाता है। अब लाख के बाद बात करते हैं हम लोग किसको, पशुपालन
के विषय में आप जानते हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं बाबू। इसके बाद हम लोग जो है जनन और प्रजनन की विधियों को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आराम से पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए रेशम जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, इसमें से जो रेशम है इन्हीं कीटों से प्रयोग होता है और भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। रेशम प्राप्ति के लिए रेशम कीटों का पालन, रेशम कीट पालन कहा जाता है सेरीकल्चर। इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर में किसका पालन करते हैं भाई? रेशम का। और भारत विश्व में रेशम के उत्पादन में कितने स्थान पर है? 4थे स्थान पर। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है? भारत में कितने प्रकार के रेशम के कीट पाए जाते हैं? सबसे फेमस है बॉम्बक्स मोराई। शहतूत का जो है, शहतूत का रेशम कीट जिसे प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मलबेरी रेशम, सिल्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मलबेरी रेशम। दूसरा हमारा सबसे फेमस है एंथ्रेसिया पैगेसिया, ठीक है, टसर रेशम भी प्राप्त होता है इसे। तीसरा हमारा जो है फ्लोरेसिया, सबसे फेमस कौन है? बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। फ्लोसामिया रिसिया भी एक प्रकार का रेशम है, ठीक है। और एंथ्रेसिया असम से, ये असम का रेशम है। ये जो है पूरी मतलब उड़ीसा से मिलता है। और ये शहतूत वाला जो रेशम है ये बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेशम के अलग अलग चीजों से उत्पादन किया जाता है। अब देखिएगा रेशम का क्या कहा जाता है, ये फेमस पॉइंट है, इसको पढ़ने का जरूरत है। देखिए रेशम का उत्पादन जो होता है वो रेशम का लार्वा होता है। रेशम का लार्वा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? रेशम को उत्पादन करते हैं। लार्वा एक प्रकार का छोटा सा रेशम का क्या है? जीव है। उसका ये कह सकते हैं कि उसका बच्चा है जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। लार्वा या कैटरपिलर की लार ग्रंथियों द्वारा एक द्रव स्रावित होता है जो स्पिनरेट द्वारा बाहर निकलता है और उसको लपेट करके, ठीक है, लपेट करके सुखाकर कड़ा होने पर रेशम का धागा का निर्माण किया जाता है। ये धागे कैटरपिलर के चारों ओर लिपटकर कोनून, देखिए ये भी फेमस है। जब वो ये धागा लिपटता है तो उसको क्या कहते हैं? कोनून बनाते हैं। और कोनून ऐसे डब्बा हो गया, उसके भीतर कैटरपिलर होता है। क्या होता है? कैटरपिलर, प्यूपा। प्यूपा का मतलब होता है रेशम का बच्चा या रेशम का जो कीट है, जो लार्वा है, उसका बच्चा प्यूपा होता है। प्यूपा को उबाल कर मार देते हैं, खत्म हो गया, और उसी से मरे हुए से क्या प्राप्त कर लेते हैं? रेशम। और यदि ये बड़ा हो गया, यदि ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो वो किसको काट करके? कोनून को काट देता है और इस प्रकार हमारा रेशम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब आगे समझते देखिएगा। कर 3 दिन में कोनून में 1000 से 1200 मीटर लंबे धागे का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। 2500 कोनून में 1 पौंड लगभग 450 ग्राम के आसपास रेशम प्राप्त किए जा सकते हैं। काफी फेमस है। अब रेशम के संगठन के विषय में पढ़ लेते हैं बाबू, इसके बाद हमारा ये लगभग खत्म हो जाएगा। रेशम 2 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। रेशम 2 प्रकार के प्रोटीन से बनता है, एक फाइब्रियोन और एक सेरिसिन। फाइब्रियोन रेशम के धागे का कितना परसेंट? 75%। और रेशम धागे का कितना परसेंट? 27%, ठीक है, लगभग 25% भी कह सकते हैं। कितना परसेंट? 25%। भारत में पहला रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया था? पश्चिम बंगाल में खोला गया था। और वो जगह कौन था? बरहमपुर। कब खोला गया था? 1943 में स्थापित हुआ था। कोनून से जो प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त करना पश्य कोनून क्रिया विधि द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब ये ज्यादा नहीं है, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है मोतियों का पालन। और मोतियों के पालन के अंतर्गत हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को खत्म करेंगे। पता है मोती बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सितुहा या सीप का, जो हमारे देहात भाषा में सितुहा कहा जाता है। और इसको पियल कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियल्स कल्चर, ठीक है। क्या करता है इसमें समझिएगा। जब कोई ऐसा सितुआ होता है, जब ये सितुआ खुलता है, जीव है, समुद्री जीव है, पानी में भी रहता है,
बालू उलू में देखे होंगे। तो जब ये ऐसे खुलता है तो इसमें कोई कण जा करके क्या हो जाता है, फंस जाता है। जब कोई बाहरी कण क्या होता है जाके उसमें संपर्क में आता है तो इसे एक सेक बनाकर घेर लेता है। इसके चारों ओर एपिथेलियम द्वारा अनेक सकेंद्रिक परतों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाता है और मोती का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगर देखेंगे मोती का संरचना तो इसमें क्या करता है, कोकिची मिकीमोटो, ये नाम याद भी कर सकते, नहीं तो मिकीमोटो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, मोती उद्योग का पिता कहा जाता है, पेयर इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। और जो मोती होता है CaCO3 कोलकाइटिन का बना होता है, मतलब एक तरह का परत होता है जो काइटिन से बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत होता है उसको ढक लेता है और उसी से हमारा किसका निर्माण होता है, मोती का निर्माण होता है। और इस मोती के निर्माण में जापान दुनिया का प्रथम देश है। ठीक है, जापान दुनिया का प्रथम देश है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला वीडियो लेक्चर 2 में पादप संवर्धन और जंतु प्रजनन की विधियों के विषय में व्याख्या करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।